तुम लोग 12th करके आए हो, 12th के पहले जब बच्चा स्कूल में होता है तो जो छात्र स्कूल में होते हैं उनके पास जीवन का मतलब कुछ एक सपना होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जैसे कोई एक तुमको अपने जीवन में पहला चीज तो है कि कोई एक सपना देखना हो। मान लो तुमने कोई अपना जीवन में एक गोल बनाया, ठीक है। अभी तुम्हारा जो भी गोल है, तुमको अपना गोल अचीव करने के लिए मान लो सपोजिटली तुमको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, ठीक है। तुमको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए क्या लगेगा? बताओ। ट्रेनर। चलो, शिक्षक के बिना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। ट्रेनर मिल गया, अब एवरेस्ट चढ़ जाओगे। और क्या लगेगा? हाँ, सबके हैंड्स फ्री हैं? कंफर्म? चलो एक काम कर दो, अभी जब मैं बोलूंगा 1 तो सबका ताली बजेगा एक बार में। जैसे ही मैं 1 बोलूंगा ताली बजेगी, एक ताली, और एक बार में बजेगी। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, 2 आवाज नहीं होनी चाहिए, 2 ताली की आवाज नहीं होनी चाहिए। पूरे हॉल की ताली की आवाज कितनी होनी चाहिए? एक आवाज, ठीक है। क्लियर है? सब रेडी है? मैं बोलूं 1। थोड़ा लंबा हो गया क्या? आवाज थोड़ा एक बार में होना चाहिए। हाँ, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, पूरा बैच एक साथ। हाँ? आर्मी की तरह। हाँ? 1 छोटा हुआ, 1 और छोटा हो गया था। हाँ? अभी 2 बोलेंगे तो 2 बार, 3 बोलेंगे तो 3 बार, ऐसे ही, ठीक है। 1 1 2 का प्रैक्टिस नहीं हुआ था। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी है जोश? हाँ, चलो, तो अब हैंड्स फ्री हो गए तुम लोगों के। अब हमको तुम लोग खुल के बताओ कि अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो क्या क्या चाहिए होगा? प्रैक्टिस चाहिए होगा, वेरी गुड। और हाँ, क्या? स्टैमिना चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, क्या? ऑक्सीजन मास्क चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एसेसरीज चाहिए, टूल्स चाहिए, और हाँ, परसिस्टेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और हाँ, स्ट्रैटेजी चाहिए, स्टैमिना चाहिए, और हाँ, विल पावर चाहिए, और डिटर्मिनेशन चाहिए, और नॉलेज चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और हाँ, क्या? कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या? डिसिप्लिन चाहिए, वेरी गुड। स्किल चाहिए, वेरी गुड। और कुछ? फिजिकल फिटनेस चाहिए, स्टैमिना चाहिए, किसी ने कहा। और कुछ चाहिए? देखो, सबके जीवन में तुम सब कोई चाहते हो ना कि जीवन में कोई ना कोई माउंट एवरेस्ट अचीव कर ले, कोई बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, ऐसे ऊंचाई पे पहुंचे जैसे दुनिया तुमको सलाम करे, दुनिया देखे कि भाई ये जीवन लाइफ जिया तो इसने जिया, कुछ धरती पे आके किया तो इसने किया। ये ऐसा जीवन जीना है कि आए गए, जिंदा रहे, मर गए, कुछ मतलब नहीं, जैसे जानवर जीता है, इंसान जीता है, कोई फर्क नहीं। ऐसा जीवन जी के कोई फायदा होगा? भगवान भी जब बना रहा होगा तो सोचेगा ना कि भाई ये पीस कुछ करेगा कि नहीं करेगा, चलो भेज तो देते हैं, क्या करेगा नहीं करेगा देखने के बाद में। हाँ, माँ बाप भी देखते हैं घर में हमारे आया कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, यहां भेजा गया, अभी सोच रहे होंगे घर बैठ करके, अब गया है आज से कुछ करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो तुमको भी तो ये कुछ जीवन में कुछ एक सोचना होगा कि भाई मैं कुछ बड़ा कर जाऊं। हाँ, कि तुम लोग ये सोच के आए हो कि सर नहीं सर, उतना बड़ा बड़ा नहीं करना है, बस ठीक ठाक कमा उमा लें, शादी वादी हो जाए, 5-6 बच्चा हो जाए, हाँ, उसके बाद मर जाएंगे। हाँ, मतलब धरती पे आए तो कुछ करके जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग जाने के बाद भी याद करें। यस और नो? एक ऊंचाई पे पहुंचना है, कुछ करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? बहुत सी चीजें चाहिए, तुम लोगों ने सब बता दिया। यस और नो? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तुम लोग नहीं बता पाए और जो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो ये होता है वो पहाड़ पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका पहाड़ आखिर है क्या, उनकी मंजिल आखिर है क्या। तुम 12th किए, तुम 10th किए, तुम स्कूल में थे, तुम अब ग्रेजुएशन में आ गए हो,
तुम्हारे लाइफ का पर्पस, तुम्हारे लाइफ का तुम्हारा क्या गोल है, तुमने अभी तक बनाया ही नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? है ना? नहीं सर, अब जीवन का पर्पस, अरे जीवन का कोई पर्पस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जीवन, तुम्हारे जीवन का पर्पस किसी और को बाद में पता होगा, पहले किसको पता होना चाहिए? तुमको पता होना चाहिए ना, है ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आखिर तुम्हारा जीवन जो है वो उद्देश्यपूर्ण है। पर्पस का मतलब उद्देश्य, कि धरती पे आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, कुछ अपना योगदान दे के जाएंगे, है ना? जितना दिन जिएंगे कुछ ऐसा करेंगे कि बाकी लोगों का जीवन को भी और बेहतर कर दें। ऐसा संभव है कि नहीं है? दुनिया में कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? पर्पसफुल लाइफ, खुल के जीना, जीवन को खुल के जीना और पर्पसफुली जीना। ऐसा जीना कि मतलब अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो वो जो औरों के लिए भी जिए। हाँ, तो पर्पसफुल क्या तुम लोग का अच्छा, अभी हमारा देश की जब हम बात करते हैं, हमारा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, युवा देश है। अब हमारे भारत के जो युवा हैं, ये युवा ही तो हमारी शक्ति है। यस और नो? कोई भी धरती पे ऐसा इतिहास देखा गया, रिसर्च किया गया, पिछले 300 सालों 400 सालों का इतिहास, जब जब कोई देश जवान हुआ है, वही काल है उस देश की प्रगति का। जब ब्रिटेन जवान था, ब्रिटेन ने पूरे दुनिया पे राज किया। अमेरिका नौजवान देश बना, अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। चाइना आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले सबसे नौजवान देश था। चाइना की प्रगति की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज हो गई। चाइना आज अमेरिका को नंबर 1 की कुर्सी से हटाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन अब ये सारे देश जिनके, मैंने, जापान युवा देश था, क्या गजब तरक्की करी। एटम बम गिरने के बाद भी दुनिया का सबसे तकनीक में सबसे समृद्ध राष्ट्र बन गया, फाइनेंशियली समृद्ध राष्ट्र बन गया। लेकिन आज जापान बूढ़ा देश है। जापान में बूढ़ों की संख्या नौजवानों से कई गुना ज्यादा है। चाइना बूढ़ा होता हुआ देश है। चाइना में बुजुर्ग ज्यादा हैं, पेंशनर्स ज्यादा हैं, जॉब करने वाले कम हैं, काम करने वाले कम हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े। अर्न कौन करता है? नौजवान। प्रोडक्शन कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? नौजवान। तो आज भारत नौजवान देश है। यानी भारत के लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल है, जिसको अभी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? अमृतकाल। भारत का अमृतकाल है। हो रहा है ना? सुनने में आ रहा है आपको? तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल है। ये डेमोग्राफी हमारी ऐसी चेंज हुई है कि हम लोग अब नौजवान देश बन गए हैं। लेकिन ये जो डेमोग्राफी है और ये जो नौजवान है भारत के, अगर ये नौजवान दिशाविहीन हो, उद्देश्य विहीन हो, पर्पसफुल ना हो, स्किलफुल ना हो, नॉलेजेबल ना हो, ओरिएंटेड ना हो, इंटीग्रिटी वाले ना हो, इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, अर्निंग पोटेंशियल नहीं हो, तो ये नौजवान देश के एसेट बनेंगे कि देश की लाइबिलिटी बन जाएंगे, रोजगार मांगेंगे। फिर हो सकता है कि अगर रोजगार ना मिले तो वो क्या करेंगे? लूट, छीना झपटी, अपराध। ऐसा दुनिया में हुआ है कि नहीं हुआ? पहले हुआ है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, ये जो हमारा अमृतकाल है, जिसमें हम इस देश का काया पलट कर सकते हैं, अगर आप उद्देश्यपूर्ण नहीं हैं, अगर आप पर्पसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, स्किलफुल नहीं बन रहे हैं, गेनफुल अर्न करने के कैपेबल नहीं हैं, देश को एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सब्सिडी मांगेंगे, सरकार से बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे, और देश बेरोजगारी भत्ता दे करके कभी महान बन सकता है क्या? ये देश वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स महान बनाते हैं जो डॉलर में कमाते हैं। जब तुम लोग कंपनियों में जाओगे, टीसीएस में जाओगे, इन्फोसिस में जाओगे, कॉग्निजेंट में जाओगे, एसेंचर में जाओगे, और डॉलर में अर्निंग आएगी, आरबीआई के पास डॉलर आएगा, क्योंकि वो इन्फोसिस जो कंपनी को, मतलब कहते हैं ना, वो 20,000 करोड़ का बिलिंग करेगी और वहां से पैसा क्या आएगा? डॉलर में आएगा। आईटी सेक्टर इंडिया में डॉलर लाता है और इंडिया पेट्रोल डीजल मंगा के अपना डॉलर खर्चा करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉलर लाता कौन है इंडिया में? आईटी सेक्टर ला रहा है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट क्या है? सॉफ्टवेयर। हम दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो क्यों नहीं इसी क्षेत्र में इंडिया आगे निकल जाए, और तुम लोग इस क्षेत्र में इंडिया को आगे बढ़ाने वाले बनोगे जब तुम अपनी कंपनी के लिए वो प्रोग्राम बनाओगे जिस प्रोग्राम के लिए डॉलर में पैसा कंपनी में आएगा। इंडिया को थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ाओगे? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पर्पसफुल लाइफ शुड हैव ए पर्पस, मीनिंगफुल। सी,
अभी एक मैंने कहीं सुना, एक शिक्षक को, वो कह रहे थे कि आप सोचिए जरा कि अखबार में आपके मरने के बाद अगर आपका ऑब्ituary जो शोक संदेश छपता है वो छपे कि फलाना फलाना व्यक्ति मरे, इस तारीख को पैदा हुए थे, इस तारीख को मरे, सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने कमाया था, गुटखा बेचते थे, सिगरेट बेचते थे, इनके प्रोडक्ट को खा करके लाखों लोग बीमार पड़ गए, मर गए, क्या ये ऐड अच्छा लग रहा है? वो पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन क्या वो पैसा जो है वो मीनिंगफुल तरीके से पर्पसफुल रहा? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जीवन एक ऐसा उद्देश्य हो जो कि आपके साथ साथ औरों का भी फायदा हो, है ना? तो जब मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, आपको समझ में आया ना कि सॉफ्टवेयर इस देश के फायदे का काम हो रहा है। मैं अपने बचपन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पटना सिटी से कोई है? एनीबडी? वेरी गुड, बहुत से लोग हैं। पटना सिटी में हमारी दुकान थी बच्चे, और पटना सिटी में एक इलाका है खाजे कला, जानता है कोई? जानते हो? वहां दिवाली के वक्त पटाखे काफी बिकते हैं। दिवाली में पटाखों का वहां कारोबार होता है, होलसेल मंडी है। तो हमारी दुकान थी जो कि बंद पड़ी थी, तो मैंने उसको खोला था क्लास 10th के बाद, और मैं वहीं पढ़ाई भी करता था और जो कारोबार था वो भी संभालता था। 10th में, तुम लोग तो खैर अब 12th कर चुके हो, तुमसे 2 साल पहले, ठीक है। और वहाँ पर मेरे पास कोई एक कारोबारी आया, उसने कहा कि अपनी दुकान जो है वो 1 महीने के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। 1 महीने के लिए 50,000, उस जमाने में 1995 में इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट। यू गेटिंग माय पॉइंट? इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट। मैंने बोला बहुत अच्छा, मैं कर लेता हूँ, पापा से बात कर लेता हूँ। मैंने पापा से बात करी, पापा ने 1 लगा दिया। बोला कि तुम वो काम करोगे जिससे लोग अपने पैसे में आग लगाएंगे? तो बोले हम नहीं करेंगे पापा, वो तो वो करेगा, हम तो खाली उससे किराया लेंगे। बोला नहीं, वो आमदनी हमको अपने घर में नहीं चाहिए। एक बड़ी शराब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ऐड देखा, मैंने पापा को बोला ये अप्लाई कर दें, फिर पड़ गया। बोले ये काम जिसमें किसी का जो तुम, बोला हम नहीं बेचेंगे, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खाली कंपनी का माल आएगा दुकानदार बेचेंगे, हम तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोले ना, तुमको माध्यम नहीं बनना है, गलत चीज की आय में से 1 भी रुपया तुम्हारे घर में आना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तो फिर मैंने कॉन्सेप्ट देखा और सीखा कि हमारे जो दुकानें हुआ करती थी, हमारे वारसलीगंज से मैं हूं, कोई एनीबडी फ्रॉम नवादा? वारसलीगंज, नवादा से हो? कहां से हो? नवादा में वारसलीगंज देखे हो, सुने हो? तो वहां हमारी कपड़े की दुकान है, आज भी है, और वो कम से कम 100-150 साल पुरानी दुकान है। और उस दुकान में हर साल पूजा के वक्त लिखते हैं शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? बहुत जगह देखा होगा। क्यों लिखते हैं शुभ लाभ? हाँ, अशुभ लाभ नहीं लेना है, जो लाभ शुभ हो वही लेना है, उसी से बरकत होती है। समझ रहे हो बात को? अशुभ कार्य कर करके, झूठ बोल करके, किसी का अहित करके अपना लाभ नहीं करना है। अगर आपको ये 2 रुपए कमाने हैं तो वो ईमानदारी से कमाना है, इंटीग्रिटी के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग वेस्टर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, जो पूरे वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, जो हमारी इंडियन थ्योरी है, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसको दुनिया को फॉलो करना चाहिए। जो हमारा एक दुकानदार जानता है कि वो शुभ लाभ क्यों लिख रहा है। जगह में पॉइंट, बैठ जाओ। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो हमारे नौजवान हैं उनको अपने जीवन में, तुम लोग अब एक काम करोगे, आज अभी तुरंत नहीं कर पाओगे, लेकिन घर जा करके किसी एक कागज पर पहले लिखो, तुम अपने लाइफ के पर्पस को डिफाइन करो और एक बड़ा सा पर्पस बनाओ। एक ऐसा पर्पस बनाओ जिसको कि चढ़ना जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर हो। बुरा लग रहा है मेरी बात कि सही लग रही मेरी बात? एक बड़ा पर्पस रखो, और फिर उस पर्पस को लेकर के क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या काम करना पड़ेगा, कैसे वो तुम्हारा उद्देश्य हासिल हो सकता है, कैसे वो पूर्ण हो सकता है, उसको और डिफाइन करना होगा। ये तो बड़ा जरूरी है। और फिर तुम्हारे कमरे में किसी कागज पर, बड़े कागज पर, पोस्टर पर, किसी पर्ची पर ही नहीं तो सही, तुम अपने शीशे के पास कहीं लिखो अपने उस उद्देश्य को, अपने उस गोल को। और ज्यादा नहीं सोच सकते हो तो 5 साल का गोल बनाओ कि 5 साल में क्या अचीव करना है, 10 साल में क्या अचीव करना है।
और फिर कोशिश करो कि जो चीज तुम 5 साल में 10 साल में अचीव करना चाह रहे थे, क्या उसको तुम 2 साल में 3 साल में 4 साल में अचीव कर सकते हो? क्या तुम वहां तक पहुंच सकते हो? ये तुम्हारे पास पहले तो पर्पस हो, तुम्हारा वो माउंटेन हो. व्हेन यू विल हैव योर माउंटेन, यू विल डेफिनेटली तुम उसको अचीव करने के बारे में सोच सकते हो. जब माउंटेन है ही नहीं तो तुम अचीव क्या करोगे?